हैं, चले जाते हैं। हर दिन नए दिन आते हैं, चले जाते हैं। हर दिन कैलेंडर बदलता है। कुछ लोग आते हैं जमाने में जिनके आने से इतिहास बदलता है, जिनके आने से इतिहास बदलता है। आज के एक ऐसे ही ऐतिहासिक दिन पर जहां हम सभी लोग एकत्रित हुए, ओएनजीसी मेहसाणा परिसंपत्ति के वो सभी सम्मानीय ऊर्जावान हर क्षेत्र से जुड़े हुए सीपेसएलआर मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के दूधराज के क्षेत्रों से हमारे अपने भारत के विभिन्न समाजों के लोग एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने के लिए, उनके भारत देश के निर्माण में किए गए कार्य, समस्त मानव जाति को दिशा देने में किए गए कार्य को याद करने के लिए, उनके त्याग तप और बलिदान को याद करने के लिए आज हम एकत्रित हुए। 14 अप्रैल 1891 में वो महान व्यक्तित्व इस धरती पे आए जिनको आप और हम सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। इस दिन पर उनको याद करने के लिए ओएनजीसी मेहसाणा परिसंपत्ति के सहयोग से हमारी ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डाइस पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ईडी एसेट मैनेजर सुनील कुमार सर, साथ में एक और हमारे बेहद ही अनुभवी सीनियर EDHES जयशंकर सर, आज के इस आयोजन पर अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से हम सबको सराबोर करने के लिए आने वाले ऐसे डॉक्टर विकल्प कोटवाल जी, जिनको आप सभी सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक कुछ न कुछ नया आप यहां से लेकर जाएंगे। ऐसे विकल्प कोटवाल जी मेहसाणा एसेट में HR फ्रेटर्निटी जो स्पाइनल कोड की तरह कार्य करती है, उसके हेड राव साहब, मेरे युवा साथी हमारे सेक्रेटरी सुनील मीणा जी, हमारे सम्माननीय हेड में से एक और नायब हीरे हेड वेल सर्विस बालाकृष्णन सर, HDS विनोद कुमार सर, अन्य सभी हेड्स, हमारी कलेक्टिव फ्रेटर्निटी के जो मजबूत स्तंभ हैं, उसमें EMS से भाई सुभाष पटेल जी, रतिन पटेल जी, तड़वी जी जो हमारे काफ़ी ऊर्जावान जनरल सेक्रेटरी हैं, HK पटेल जी जो आए थे, किसी कारण से जाना पड़ा, OBC से सेक्रेटरी RK प्रजापति जी, एस्टो के प्रतिनिधिगण, सभी इंचार्जिस, सभी सम्माननीय मेरे अदर सीनियर्स ओएनजीसियंस, सम्माननीय महिलाएं, बच्चे, आप सभी को मैं तहे दिल से आज के इस खास दिन पर सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ओएनजीसी अर्पित करता हूं। साथियों, किसी महान व्यक्ति के दिन को मनाने का विशेष एक महत्व है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उनके जन्मदिन को या जिस दिन वो यहाँ से विदा हुए उसको मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना टाइम लगाते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि घोर विषमताओं से भरे इस समाज में
लगातार बदलती परिस्थितियों में वैश्विक समस्याओं के कारण मानव सभ्यता को जिंदा रहने के लिए, विकासशील रहने के लिए ऐसे महान लोगों से मार्गदर्शन लेने की जरूरत होती है। इसलिए हम सभी एकत्रित होते हैं और मुझे बड़ा गर्व है कि आज इस खास मौके पर आप लोगों के बीच, आप लोगों के द्वारा दी गई एक खास जिम्मेदारी के नाते हमारी एसोसिएशन के मुख्य पद पर जो मुझे निर्वाचित किया, उस प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरा एक एक शब्द, एक एक भावना हमारी महान कंपनी ओएनजीसी की ऊर्जा से संचारित है और हमारे महान राष्ट्र के विकास में कार्य करने के लिए समर्पित है। बाबा साहब का जब लिटरेचर हम पढ़ते हैं, उनके द्वारा उनके तमाम जीवन में फेस की गई उनकी समस्याएं, कठिनाइयां, उनको दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, कौन कौन से तरीके अपनाए, किस तरीके से उन्होंने उस समय की सत्ता को, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे बीच जो आज का भारत है उसको लाने के लिए जो भी उन्होंने पूरे जीवन में सीखा, अपने उस लिटरेचर के माध्यम से वो आने वाली पीढ़ी को दे के गए हैं। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान है कि आज के इस महान दिन पर हम सभी, किसी भी विचारधारा को मानने वाले लोग, केवल खुले मन से बाबा साहब के लिटरेचर को एक बार अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, उसको अपने जीवन में कोई ना कोई नया एक दर्शन जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मुझे भी उनको पढ़ने का अवसर मिला और समय समय पर अपने जीवन में जब जब मौका मिला, मैंने अपने एक छोटे से व्यक्तित्व में उसको समाहित करने की कोशिश की और मैं आपको बड़े ही गर्व से कहता हूं कि मुझे पिछले 10 से 15 सालों में खुद के अंदर इतना बदलाव महसूस हुआ कि आज मैं गर्व से बाबा साहब को याद करता हूं। बाबा साहब को समझने के लिए पूरे लिटरेचर को पढ़ना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच रखूंगा जो उन्होंने एक सार के तौर पर हमारे बीच छोड़ के गए। उनका कहना था कि मानव जीवन का सबसे बड़ा कोई अगर उद्देश्य होना चाहिए, वो मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट इस बात को समझेगा तो उसके मस्तिष्क का विकास होगा, तो क्या उस स्टूडेंट को अपनी एकाग्रता को, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को, अपनी पढ़ाई की क्षमता को बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी? अगर मुख्य पदों पर बैठे हुए डिसीजन मेकर्स उस बात को समझेंगे तो क्या जब वो कलम चलती है, उस कलम को चलाते हुए उनमें वो भावना समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उस खुले विचारों से भरी हुई नहीं होगी? निश्चित तौर पर होगी। खुले विचारों का होना, लॉजिकल रीजनिंग का रखना, रैशनैलिटी को मानना, ये हमारे पर्सनैलिटी को शेप देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मैंने इस एक सेंटेंस से क्या समझा, जब से चीजें समझ में आई, अपने हर एक तरह के पूर्वाग्रह को जो भी हमारे होते हैं, बचपन से जिस माहौल में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जो हम एजुकेशन एक क्लास में लेते हैं, उसको अगली क्लास में जाकर ही पहले वाली जो लर्निंग है उसको हम डी लर्निंग करके दोबारा सीखते हैं। ये इस एक सेंटेंस में इतना बड़ा समंदर की तरह इसका सार है। तो मैं आज इस दिन पर खास तौर पर
आप लोगों के बीच यही कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने बचपन से सीखे हुए किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को बार बार नए ज्ञान, नई ऊर्जा से शेप देते रहेंगे तो हमें अपने पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में हमें सुधार महसूस होगा और हमारा कोई भी निर्णय उच्चता के उच्चतम शिखर पर हमें महसूस होगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मैं आज इस महान दिन पर उन सभी महान लोगों को भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी महान व्यक्ति का जो जीवन का उद्देश्य है वो अकेले पूरा नहीं होता। आज बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया, जो अपनी एक सोच हमारे बीच रखी, अगर संविधान सभा के वो 300 के लगभग लोग उस विचार से सहमत नहीं होते तब भी बाबा साहब सफल नहीं होते। इसलिए उन सभी लोगों को भी मैं आज इस मंच से यहां पर याद करना चाहूंगा। दूसरी बात, आजादी के लगभग 75 साल में हम लोग चल रहे हैं। जिस समय 1950 में भारत आजाद हुआ तो विभिन्न कारणों से भारत की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि हमारे पास अपना खुद का उत्पादन करने के लिए ऐसे सेटअप नहीं थे। तो उस समय के महान लोगों ने, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम इस कठिन परिस्थिति में अपने देश को आगे किस तरह लेके जाएं। एक तरफ आर्थिक प्रगति, दूसरी तरफ सामाजिक प्रगति, तीसरी तरफ समाज में विघटन, चौथी तरफ नया नया देश बना है, छोटे छोटे टुकड़ों से एक होता हुआ भारत बना है। आप सोच के देखिए ऐसे माहौल में वो कौन सा डिसीजन होता जिसमें सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे चला जाता। हमें याद करना चाहिए उन सभी महान लोगों को जिन्होंने 1946 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत भारत की दिशा तैयार करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार की। उसके तहत 1956 में जब सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया तब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंसेप्ट है वो पूरे भारत में लागू किया जाए, ऐसा उन महान लोगों ने सोचा। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैं पूरे गर्व के साथ बोलता हूं, भारत की आज की दिशा में सबसे बड़ा कारक है जिसने सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत को मजबूत किया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे एक उपक्रम के हिस्सा हैं। उन सब में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मैं माननीय प्रबंधन ओएनजीसी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए भारत के समाज के विकास में भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि वर्तमान की जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उन महान लोगों से प्रेरणा हमें दोबारा लेनी है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तनशील रहेगा। हर बार कोई नई चुनौती आपके बीच आएगी, हर बार समाज का वैश्विक डायमेंशन बदलता रहेगा और दुनिया में डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से जो अपनी ताल को, अपने रूप को, अपने जीने के तरीके को समय के हिसाब से ढाल लेते हैं वो जाति बचती है और जो ढाल नहीं पाती उसका विनाश हो जाता है। ऐसा हमारे इतिहास में है। महान कंपनी पर भी वैश्विक चुनौतियां हैं, हमारे अपने ऑपरेशंस की अपनी चुनौतियां हैं। उसको कंपीट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जिस तरह के भी हमारे लिए चुनौतियों को हम लोग, चाहे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो, चाहे मैन पावर को मोर ट्रेन करना हो, चाहे बड़े डिसीजन लेने हो, हम लोग अपने देश के राष्ट्र के हित में उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन साथ ही साथ जब बाबा साहब जैसे महान लीडर को याद करते हैं, जब भारत की संवैधानिक व्यवस्था को याद करते हैं, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो जो निर्णय हम ले रहे हैं, जो जो चेंज हमारे बीच हम लेके आ रहे हैं, वो न्यायिक हो, वो पारदर्शी हो, सभी के लिए समान रूप से अवसर पैदा करते हो। केवल इतनी बात का हमें ध्यान रखना है। मैं एक खास बात आप लोगों के बीच और रखना चाहता हूं कि ओएनजीसी जिस तरीके से भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर में आती है, उसी तरीके से ओएनजीसी मेहसाना एसेट भी
संपूर्ण ओएनजीसी में बेस्ट ऑनशोर एसेट के तौर पर अपना एक विशेष स्थान रखता है और हमें इस बात का पूरा गर्व है। अपना विशेष स्थान उत्पादन में तो है ही, खास तौर पे जो हम लोगों का आपसी सामंजस्य है, जो मेहसाना एसेट के एम्प्लॉई, जो यहाँ का फ्रेटर्निटी है, जो हमारी फैमिली है, मेहसाना एसेट अपने आप में एक यूनिक जगह है और पूरे भारत के लिए, ओएनजीसी के लिए ये प्रेरणादायी है। हमारे फायर सेक्शन को मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। फायर सर्विस वीक पूरे एक हफ्ता मनाया जाता है। काफी सालों से हमने भी ये देखा है कि बाबा साहब की जन्म दिवस पे कार्यक्रम करते हुए पूरी फायर सर्विस टीम, मुझे भी दुख है, उनको भी दुख ये होता था कि वो अटेंड नहीं कर पाते थे। हम लोगों ने आपस में बात की कि जो भी पॉसिबल हो पहले समय को पीछे कर दें, जिससे कम से कम अधिक से अधिक संख्या में जो लोग यहाँ अटेंड किए उनके साथ और लोग जुड़े और दोनों कार्यक्रम को उच्च स्तर का बनाए, ऐसा हमारा विचार था। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस कार्यक्रम को थोड़ा पीछे किया और बाबा साहब के सम्मान में और इस कार्यक्रम को और बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जो कार्यक्रम, पूरे सेक्शन को धन्यवाद देता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि ये पूरे हफ्ता मनाया जाता है कार्यक्रम, तो आप जितनी संख्या में यहाँ पर हैं, इससे भी डबल संख्या में कल अंबेडकर स्टेडियम में वहां पर जरूर पहुंचे और उसको भी हम और उच्च स्तर पर लेके जाएं। साथियों, दुनिया में हर एक समस्या का समाधान है आपसी संवाद। आपसी संवाद से आप किसी भी विवाद का हल कर सकते हो और समाधान की तरफ लेके जा सकते हो। आपसी सम्मान, भरोसा, एक दूसरे की गरिमा, प्रतिष्ठा का ध्यान रखने से लगभग 90% समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। और ये आपसी सम्मान, ये संवाद हमें अपने जीवन में उतारना है। ओएनजीसी की तरफ से समय समय पर जो भी सहयोग मिलता है, चाहे वो CSR के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, मैं अपनी टीम की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से हमेशा हम लोग मेहसाना एसेट की प्रगति में, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए और राष्ट्र जुड़े कार्यों के लिए हम लोग वो कार्य कर पाते हैं। इसमें हमारे प्रबंधन का खास तौर पे सहयोग है और मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियां हमारे माननीय प्रबंधन के लिए होनी चाहिए। मैं पूर्वाग्रह की जो बात कर रहा था आप लोगों के बीच, उसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा। आप जब मन में कोई एक भाव लेकर, जब किसी भी एक फिक्स जानकारी को लेकर जब हम किसी से मिलते हैं और हम ओपन माइंडेड अगर नहीं होते, कई बार हमें लगता है कि बात तो सही है, मन भी करेगा कि ताली बजाएं या हाथ आगे बढ़ाएं या गले से लग जाएं, लेकिन ये पूर्वाग्रह है जो हमें वहां रोक देते हैं। हमें इसको खत्म कर देना है। जिस दिन, जिस समय हम जितने ओपन माइंडेड होकर आपस में मिलेंगे, हमारे डिसीजन मेकिंग में उसका प्रयोग करेंगे, हमारे आपसी संबंध, हमारे निर्णय उतने ही बेहतरीन होंगे। ऐसा मैं अपने ऊपर किए गए प्रयोग के आधार पर आपको बोलता हूं। पिछले लगभग 10 से 12 सालों में वो परिवर्तन अपने अंदर मैंने खुद देखा है। तो साथियों, हमारे बीच काफी बड़े स्पीकर हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं। मेरे पास बोलने के लिए हमेशा बहुत कुछ रहता है, पर मैं नहीं चाहता कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमने बुलाया और उनका जो समय है वो मैं यूज कर लूं। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कुछ बातों को ऐड करते हुए कि इस बार उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना है जिन्होंने, हमने इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे सर, हम महिलाओं को इंक्लूड करेंगे, हम आसपास के समाज के वो लोग जिनके अंदर कुछ कहने की चाह है, जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक स्पेस देंगे, उन सबको इंक्लूड करेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने किए।
ओपन कंपटीशन करवाया। मुझे इतनी खुशी जब एक बेहतरीन हमें वक्ता वहां से मिली, हमारे सोनी साहब एज ए जज वहां पर थे, तो अगर वो कार्यक्रम नहीं किया होता, वो टैलेंट हमारा छुपा रहता, वो आपके बीच थोड़ी देर बाद आएगा। तो इस तरह के सारे लोग जो जुड़े हैं, इस प्रांगण को आप लोगों ने भरा है, आप सभी को मैं तहे दिल से पूरी टीम सेवा की तरफ से धन्यवाद देता हूं और जोरदार तालियों से आप सभी का अभिवादन करता हूं। मेरी खुद की लिखी चंद लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसका सार यही है कि जीवन में कोई भी गुनाह अंत गुनाह नहीं होता, कोई भी गलती गलती नहीं होती अगर वो एब्सोल्यूट गलती नहीं है, अगर वो आखिरी चीज नहीं है, अगर वो स्टैटिक नहीं है, अगर वो रुका हुआ नहीं है तो गलत नहीं है। इसके सार को समेटे हुए कुछ चंद लाइनें हैं कि गुनाह ये नहीं है कि आपको जानकारी का अभाव है, ये कोई गुनाह नहीं है, हो सकता है स्वाभाविक है। गुनाह ये नहीं है कि आपको जानकारी का अभाव है, हो सकता है स्वाभाविक है। गुनाह ये है जब आप जानना नहीं चाहते और जानने से मना कर देते हैं। गुनाह ये नहीं है कि आप गिर गए, गिर सकते हैं, स्वाभाविक है, हो सकता है। जीवन संघर्ष में गिरना उठना लगा रहता है। गुनाह ये है जब आप गिरकर उठने से मना कर देते हैं, गुनाह ये है। गुनाह ये नहीं है कि आप हार गए, हार और जीत दोनों जीवन का अभिन्न अंग है। हमेशा कभी हार होगी कभी जीत होगी, हो सकता है हार जीत लगी रहती है। गुनाह ये है जब आप एक हार के बाद हार मान जाओ और दोबारा जीतने के लिए लड़ने से मना कर दो। गुनाह ये नहीं है कि आपके जीवन स्तर का पतन हो गया है, ये कोई गुनाह नहीं है, हो सकता है पतन और उन्नति लगी रहती है। गुनाह ये है जब आपने अपने जीवन स्तर का कोई मापदंड ही तय न किया हो, आपको यही न पता हो रहा हो कि मैं गिर रहा हूं कि उठ रहा हूं, उस स्थिति को गुनाह बोला जा सकता है। तो ये जो चंद लाइनें हैं, इनको रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः आप सभी का प्रांगण में पीछे तक मैं धन्यवाद देते हुए, कुछ खास लोग हमारे बीच आए, मेरे याद आया, जो हमसे जुड़े काफी सारे ट्रस्ट हैं, फाउंडेशन है, सद्भाव से आए हैं, हमारे गौरांग पटेल जी हैं, सम्यक बुद्ध विहार की टीम पूरी जो यहाँ पे आई। इसके अलावा भी काफी सारे और ऐसी संस्थाएं हैं जो ओनजीसी से जुड़ी हुई हैं और काम करती हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत सादर धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय ओनजीसी, तय ओनजीसी, जय संविधान। थैंक यू।